नमस्कार साथियों, स्वागत है सांदीपनी क्लासेस में। और आज हम फिर से एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप एकेडमिक में कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। आपको बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ देखने को मिलेगी जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी, स्कोर आपका और अच्छा हो पाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे कि आपके साथियों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। देखिए, चलिए पहले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं और पहला प्रश्न है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय स्पंज। स्पंजों द्वारा किस स्तर का संगठन प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है वो एनिमल किंगडम से संबंधित प्रश्न है, सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आपको पता है एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। आजकल कोई भी भर्ती करने वाली कोई भी एजेंसी है, जैसे भले ही वो आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम जैसे ईएसबी कह रहे हैं वो हो, है ना, या फिर राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्तियां होती हैं, एलटी ग्रेड की परीक्षा जो आगामी दिनों में होने वाली है, तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनमें होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। देखिए, बात हो रही है स्पंज की। जब स्पंज की बात हो रही है तो हमें पता है स्पंज पोरीफेरा से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित है। ये संघ पोरीफेरा की बात हो रही है। ठीक है, तो इनके अंदर जो सिस्टम होगा वो किसका होगा? देखिए, सेल्यूलर लेवल का सिस्टम इनके अंदर होगा। इनका शारीरिक जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन भी होता है। इसके अलावा अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, ऊतक स्तर का, अंग और अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। हमारी बॉडी के अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हाइड्रा है तो उसमें ऊतक स्तर का, हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का होता है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा के अंदर होता है। ऑर्गन लेवल का, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर हैं, चपटे कृमि जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ये इस तरीके का पाया जाता है। आगे क्वेश्चनों में हो सकता है इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे तो उन पे अपन चर्चा कर लेंगे। तो पोरीफेरा के अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल पोरीफेरा के अगर हम उदाहरणों की बात करें, पोरीफेरा के उदाहरण देखें तो अपन इसको साइकन, ये हमको याद रखना है, साइकन। ठीक है, ये इसका मेंबर है। जैसे मैं साइकन, इसका एक डायग्राम अगर देखते हैं तो ये इस तरीके के हैं, है ना। इनमें यहां पर ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी पर, इसीलिए तो हम इनको स्पंज के नाम से जानते हैं। बीच में इनमें स्पंजोसिन नाम की कैविटी पाई जाती है। ठीक है, इनसे इनमें पानी एंटर करता है और यहां से पानी बाहर जाता है। तो ये बाहर गया और ये इसमें अंदर आता है। ठीक है, ये साइकन है। और इन वाले छिद्र को जिनसे पानी अंदर जाता है इन्हें ओस्टिया कहते हैं, इनको ओस्टिया के नाम से जानते हैं। और इसे जिससे पानी बाहर निकलता है एक ही होता है, ये ऊपर की तरफ बड़ा वाला छिद्र है, इसे ओस्कुलम कहते हैं, इन्हें ओस्कुलम के नाम से जानते हैं। तो ओस्टिया छोटे छोटे हैं, इनकी संख्या बहुत होती है।
ऑस्कुलम एक होता है, बड़ा होता है, और इससे पानी बाहर निकलता है। इसी के थ्रू जब ये पानी अंदर जाता है तो इसमें न्यूट्रिशन का भी काम इसके साथ ही हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी साइकन की। एक आपको याद रखना है, एक यू स्पोंजिया, इसको याद रखना है, मोस्ट है, यू स्पोंजिया मोस्ट है ना। यू स्पोंजिया, इसे सामान्यतः अपन बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, यू स्पोंजिया को याद रखना है, इसे बाथ स्पंज के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइकन और यू स्पोंजिया दो मेंबर तो आपको विशेषकर याद रखने हैं। अगले प्रश्न को देखें अपन। इन विच फाइलम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हैविंग ओनली ए सिंगल ओपनिंग? किस संघ में पाचन तंत्र अपूर्ण होता है जिसमें केवल एक ही द्वार होता है? सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपन फाइलम की बात कर रहे हैं कि किस में होता है इस तरीके का। तो देखिए यहां पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर क्या है? देखिए चार ऑप्शन में पहले है पोरीफेरा, दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा और एस्केहेल्मिन्थीज। देखिए पोरीफेरा को अपन ने अभी देखा था, इनको स्पंज कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज इन्हें चपटे क्रमी कहते हैं, चपटे क्रमी। प्लेटवर्म, एनेलिडा, इसमें केचुआ आता है, एनेलिडा जोंक आती है। और एस्केहेल्मिन्थीज, इसे गोलक्रमी के नाम से सामान्यतः अपन जानते हैं। ये गोलक्रमी है, ठीक है, ये गोलक्रमी है, जिसमें कि एस्केरिस आता है। गोलक्रमी, इसमें एस्केरिस को अपन पढ़ते हैं। एस्केरिस मनुष्य में जो कीड़े बन जाते हैं, है ना, छोटे बच्चों में जो कीड़े बनते हैं वो एस्केरिस ही होता है, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। चपटे क्रमी, इसके अंतर्गत अपन टीनिया सोलियम को पढ़ते हैं। टीनिया सोलियम। आजकल एक चीज बहुत वायरल हो रही है कि पत्ता गोभी में टीनिया सोलियम अपने अंडे दे देता है, और उसकी वजह से वो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ब्रेन में चले जाते हैं, और अगर उस तरीके की अपन कच्ची सब्जी खाते हैं तो मतलब मृत्यु तक हो सकती है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे इसके टीनिया सोलियम की इस तरीके से अफवाह चल रही है। ये तरीके का ये कृमि है ना, ये आपकी आंत में पाया जाता है, आंत में होता है। और इस टीनिया सोलियम के दो होस्ट होते हैं, एक तो होता है सूअर और एक होता है मनुष्य, है ना। गाय में भी मिलता है ये। तो जैसे सूअर का मांस खाते हैं कोई, जैसे अधपका खा लिया, तो हो सकता है कि ये वहां संक्रमण मनुष्य के अंदर भी कर देगा। और इसके जो अंडे हैं वो मनुष्य के मल के साथ बाहर आते हैं, तो इस तरीके से जब वो सूअर में ट्रांसमिट होता है, तो इसके तो दो ही होस्ट हैं। और ये टीनिया सोलियम की वजह से ऐसा नहीं होता, जैसा कि वो बताया जा रहा है कि ये पत्ता गोभी के अंदर। देखिए इसकी जगह पर एस्केरिस के एग है ना, वो पत्ता गोभी के अंदर जो फंसते हैं, तो वो एस्केरिस का संक्रमण होने की संभावना तो रहती है। और एस्केरिस जो है, अगर उसका लार्वा ब्लड के साथ ट्रांसमिट होकर ब्रेन में चला जाए तो वो घातक होता है। तो वो टीनिया सोलियम की बजाय वहां पर एस्केरिस, ये वाला गोलक्रमी, ये प्रभावी है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो ब्रेन में जाए, तब वो घातक हो सकता है व्यक्ति के लिए। वो टीनिया सोलियम वाली बात तो वो सही नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है। अपन यहां आ जाएं, अपने टॉपिक पर आ जाएं, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक मेंबर है, एक मेंबर है जिसे प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं, प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेनेरिया आपने पढ़ा होगा, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता होती है, असीमित क्षमता होती है, असीमित क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता कैसी होती है? इसमें असीमित होती है।
रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है ना इसमें, वो असीमित है। मतलब इसके जितने भी पीस अपन करेंगे, हर एक पीस नया प्लेनेरिया बना के तैयार कर देगा। तो इसमें पुनरुत्पादन की असीम क्षमता होती है, इसको याद रखना। प्लेनेरिया से संबंधित क्वेश्चन आता है। टीनिया सोलियम के होस्ट पूछे जाएं तो आपको याद रखना है, एक तो मनुष्य है, एक सुअर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है ये टीनिया सोलियम आजकल पत्ता गोभी को लेकर। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये आंत का परजीवी है, ये आंत में रहता है और खून को सक करता है। ठीक है, और एक गोलकृमि, गोलकृमि में आपको याद रखना है एस्केरिस, इससे एस्केरियासिस नाम का रोग होता है। एस्केरिस से होने वाले रोग का नाम है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रोग होता है, ये आंत का परजीवी है, आंत में चिपक जाता है, वहां से खून को चूसता रहता है ना, न्यूट्रिशन लेता रहता है और अपने बच्चे पैदा करता है। एक मादा एस्केरिस एक बार में लगभग 2 लाख अंडे देती है। मादा एस्केरिस एक बार में लगभग 2 लाख अंडे देती है, तो इनकी पैदावार भी बहुत अधिक है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है, विच एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड। जब केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी तल जीव को 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, जैसे मेरे पास ये कोई जीव है और इसका ये केंद्रीय अक्ष है, यहां से गुजरने वाली कोई भी तल, जैसे यहां से इसको मैं काट दूं तो ये 2 बराबर हाफ में बदल जाएगा, या फिर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं तो ये 2 बराबर भागों में कट गया, या मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये 2 बराबर भागों में कट गया, ऐसे कट कर दूं तब भी ये 2 बराबर भागों में कटेगा। तो इस तरह की सममिति को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपन रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं, अरीय सममिति के नाम से जानते हैं। देखिए, सममिति के आधार पर, सममिति के आधार पर, सममिति के आधार पर जीवों को अपन, अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सममिति के आधार पर जीवों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं असममित, असममित, एक होते हैं अरीय सममित, अरीय सममित, रेडियल सिमेट्री, और एक होते हैं द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, 3 भागों में बांटा। अगर कोई जीव किसी भी प्लेन से काटने पर 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा तब हम उसे असममित कहते हैं, और असममित में अमीबा आता है, याद रखना है आपको। अमीबा, इसको काट ही नहीं सकते, एक तो इसकी बनावट ही फिक्स नहीं है और दूसरा हम इसको किसी भी प्लेन से काटें ये 2 बराबर भागों में नहीं बटता है, इसीलिए हम इसको असममित के अंदर रखते हैं। दूसरा अरीय सममित, केंद्रीय जो अक्ष है इसकी, वहां से इसे किसी भी प्लेन से काट दें ये 2 समान भागों में कट जाता है, इसे अरीय सममित कहते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा का मेंबर हाइड्रा। ठीक है, द्विपार्श्व सममित, एक निश्चित प्लेन से काटने पर ही 2 बराबर भागों में बटे, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, एक निश्चित प्लेन से, निश्चित प्लेन से या निश्चित तल से काटने पर ही 2 बराबर भागों में अगर बटता है तो हम उसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। और इसमें जिस तरीके से आर्थ्रोपोडा का मेंबर है केकड़ा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा रेडियल सिमेट्री, है ना। एसिमेट्री में अमीबा आता है। मेटामेरिज्म, विखंडी अवस्था, ये एनिलिडा का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? एनिलिडा। और एनिलिडा में अपन किसको पढ़ते हैं? अर्थवर्म को पढ़ते हैं, केंचुए को पढ़ते हैं, केंचुआ अर्थवर्म, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म, देखिए एक्टोडर्म मतलब बाह्य त्वचा, एंड द एंडोडर्म मतलब अंतः त्वचा, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया जिनमें 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, सबसे बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म और अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म। तो इनके बीच स्थित अविभेदित परत कौन सी है? मीजोडर्म, मीजोग्लिया, सीलोम और पेरिटोनियम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जर्म लेयर के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, जीवों को 2 भागों में बांटा गया है।
डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए जो जर्म लेयर होती हैं वो 3 होती हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है एक्टो, सबसे अंदर होती है एंडो, और इनके बीच में होती है मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होती हैं। अगर किसी जीव में ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हों, है ना, उसकी एम्ब्रियो स्टेज में तीनों जर्म लेयर जब पाई जाती हैं तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, मीजोडर्म नहीं हो, तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो इन जो डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, इनमें ये जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच का जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, अविभेदित परत है, उसे हम मीजोग्लिया के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोडर्म नहीं होगा क्योंकि मीजोडर्म तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जीवों में पाया जाता है। ठीक है, सीलोम होगा नहीं इसका आंसर, और पेरिटोरियम ये भी आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है मीजोग्लिया। और चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्यूडोसीलोम। देखिए स्यूडोसीलोम को हिंदी में अपन कूट गुहा के नाम से जानते हैं, कूट गुहा होती है ये। ठीक है, देखो सीलोम के आधार पर भी एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया है ना। तो उसमें से जो जीव हैं उनको अपन इस तरीके से याद करते हैं, जैसे एक होते हैं अगुहीय, एक होते हैं जीव कूटगुहीय, और एक होते हैं प्रगुहीय, या गुहीय कह लें या प्रगुहीय कह लें। तो सीलोम के आधार पर या गुहा के आधार पर, सीलोम के आधार पर या गुहा के आधार पर जीन को हमने कितने भागों में बांटा, तो आपका आंसर आएगा कि 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? गुहा के आधार पर। ऐसे जीव जिनमें गुहा नहीं होती है उन्हें अगुहीय कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं, अगुहीय कहते हैं। और इसमें आते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, अगुहीय होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। सीडोसीलोमेट में आपके एसके हेल्मिन्थीज आते हैं, एसके हेल्मिन्थीज आते हैं। ठीक है, और बाकी के एसके हेल्मिन्थीज से आगे के जितने भी फाइलम हैं, जितने भी संघ हैं, वो सब प्रगुहीय होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ठीक है, कलर विजिबल है कि नहीं? देखिए सीलोम के आधार पर, बेसिस ऑफ सीलोम, सीलोम के आधार पर जीवों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एसीलोमेट जिनमें गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीज, कूटगुहीय या स्यूडोसीलोमेट इनमें गुहा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, इनमें आते हैं एसके हेल्मिन्थीज, और बाकी के जिनमें गुहा पाई जाती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं, और एसके हेल्मिन्थीज से आगे के फाइलम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है किस संघ की विशेषता कूट गुहा है, तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इनमें तो गुहा नहीं होती है। एसके हेल्मिन्थीज ये कूटगुहीय होते हैं, सीडोसीलोमेट होते हैं, यही इसका सही आंसर है। एनेलिडा और मोलस्का ये एसके हेल्मिन्थीज के बाद वाले संघ हैं, इनमें गुहा पाई जाती है, ये सीलोमेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसके हेल्मिन्थीज। और एसके हेल्मिन्थीज के अंदर जो सदस्य रखे गए हैं वो कैसे होते हैं? वो फ्लैट वर्म होते हैं, वो चपटे कृमि होते हैं। और इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम इसका राइट आंसर है। फेसियोला भी इसका है, जिसे लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, और एक प्लेनेरिया भी है, प्लेनेरिया याद रखना है ना, लिवर फ्लूक को याद रखना, या चपटे कृमि, पर्णकृमि भी उसे कहते हैं, फेसियोला को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एसके हेल्मिन्थीज। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म या जिसे मध्य त्वचा के नाम से जानते हैं, ये आश्रित शरीर की गुहा क्या कहलाती है? तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसे हम सीलोम के नाम से जानते हैं,
इसे हम गुहा के नाम से, प्रगुहा के नाम से जानते हैं, सीलोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखिए विखंडी खंडी भवन मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस संघ की विशेषता है? तो ये एक विशेषता की बात हो रही है, विशेषता पूछी जा रही है। क्या ये राउंड वर्म में पाया जाता है? गोलक्रमी जिसे एस के हेलमिंथीज कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये इसमें नहीं आते हैं। अर्थवर्म, आपने एनिलिडा का मेंबर केंचुआ देखा है, इसके शरीर पर आपको खंड मिलते हैं, इसका ऑप्शन ये सही है। फ्लैट वर्म चपटे क्रमी, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। स्पंज, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थवर्म, जो कि एनिलिडा का मेंबर है। इसी में आपका हिरुडिनेरिया भी आता है, हिरुडिनेरिया जोंक इसमें आता है। जलीय एनिलिड में आपका नेरीज आता है। नेरीज में जो पार्श्व की तरफ पैर पाए जाते हैं, इस तरीके से जो नेरीज होता है, ये जलीय एनिलिड्स है। इसमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? जिनको अपन पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। ये नेरीज जो जलीय एनिलिड है, तो इसमें पार्श्वपाद जो होते हैं उन्हें पैरापोडिया कहते हैं, पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो केंचुआ होता है, इसका शरीर भी विखंडित होता है, खंड इसमें सेगमेंटेशन इसमें पाए जाते हैं इस तरीके से केंचुए में। तो आपको केंचुए में एक विशेष बात और याद रखनी है, केंचुए का सेगमेंट 13, 14 और 15 इसको क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। 13, 14 और 15 वाले खंड को अपन क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये एनिलिडा के मेंबर हैं। एक एनिलिडा का मेंबर जिसे रक्त चूसक जोक के नाम से जानते हैं, हिरुडिनेरिया कहते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हैं? विखंडी खंडी भवन दर्शाने वाले जीव हैं। ये अर्थवर्म, ये एनिलिडा का मेंबर है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की चर्चा करें, और अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा है, नोटोकॉड इज ए स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर? पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉड किस जनन स्तर से व्युत्पन्न होता है? आपको पता है जो जर्म लेयर हैं या जनन स्तर हैं, वो हमारे जो एम्ब्रियो है उसमें 3 बनते हैं, जिनसे कि बॉडी के सभी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, वो विकसित होते हैं। तो उसमें अपन पढ़ते हैं एक एक्टोडर्म, और सबसे भीतर की तरफ होता है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे मीजोडर्म के नाम से जानते हैं, मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि नोटोकॉड इन 3 में से किससे बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा मीजोडर्म, है ना। मध्य त्वचा से नोटोकॉड का निर्माण होता है, मध्य त्वचा या मीजोडर्म से नोटोकॉड का निर्माण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है मीजोडर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र, इज द ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली वास्ड इन इट? किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय से बाहर पंप किया जाता है और ऊतक इसमें सीधे भीगे रहते हैं? ऊतक उसके अंदर भीगे रहते हैं, तो वो ओपन टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर क्लोज टाइप का होता है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। परिसंचरण, परिसंचरण के आधार पर, तो परिसंचरण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऐसे जीव होते हैं जिसका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, ओपन टाइप का होता है। अगर हृदय से जो ब्लड बाहर निकलता है और वो ब्लड कैपिलरी के द्वारा वापस नहीं लौट के आ रहा हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो, देखिए बंद प्रकार में क्या होता है, तो ये इस तरीके से गया, ये इस तरीके से आया इधर, फिर यहाँ से ये निकला और फिर ये यहाँ आके मिक्स हुआ। तो इस तरीके से ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये बंद प्रकार का है। इसमें आप देखोगे ब्लड का फ्लो इन कैपिलरी की सहायता से यहाँ पर ये क्लोज्ड प्रकार का है, बंद रहता है, और इसमें पूरा का पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो कैपिलरी के द्वारा हो रहा है। लेकिन खुले प्रकार में इस तरीके का सिस्टम नहीं है। ये हार्ट है और हार्ट से पंप किया हुआ ये ब्लड, और ये ब्लड, तो इस ब्लड के अंदर ही टिश्यू
डिप रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं सारे टिश्यू, और फिर ये ब्लड ऐसे इस तरीके से आ जाता है। तो ये जो बीच का कॉम्बिनेशन है ये आपस में बंद नहीं रहता है, इसीलिए हम इसे ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं जैसे पाइपलाइन के थ्रू पानी की सप्लाई हो रही हो, तो एक तरफ से आ रही हो तो दूसरी तरफ कैपिलरी है और दूसरे पाइप में पानी को वो भेज रही है, मतलब दोनों को, आर्टरी को और वेन्स को जोड़ने का काम कैपिलरी के द्वारा हो रहा है, तो वो बंद प्रकार का होगा। और अगर जोड़ने का काम कैपिलरी के थ्रू नहीं हो रहा है और उस ब्लड में ही पूरा का पूरा ऑर्गन्स या टिश्यू डूबे हुए हैं, तो हम उसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओपन टाइप या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको ऐसे समझाऊं। इधर देखिए, जैसे आपके पास एक कोई पात्र है ये, ठीक है, और यहां ये आपका हार्ट है, ऐसे मैंने बना लिया हार्ट। तो हार्ट के द्वारा ये ब्लड आया और ये इसमें आके इसमें मैंने ब्लड भर दिया, देखो ऐसे ब्लड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और यहां से फिर ब्लड निकला और ये हार्ट में चला गया। ठीक है, तो ये जा रहा है और बाकी के सारे टिश्यू इसके अंदर डूबे हुए हैं। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था है तो हम उसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और बंद प्रकार में क्या होता है, तो आप देखिए जैसे ये हार्ट है, वो हार्ट से आर्टरी ब्लड को लेकर गई, ठीक है, ये टिश्यू के पास आया, तो यहां पर बहुत कैपिलरी हैं बहुत प्रकार की, और ये सारी कैपिलरी यहां पर इस पाइपलाइन को इस तरीके से पैक रखती हैं, बंद रखती हैं, और ये ब्लड लेके वेन्स आ रही है, ये आर्टरी ब्लड लेके आती है ऑर्गन्स के लिए, ऑर्गन से हार्ट के लिए वेन्स लेके जाती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। मेरे हिसाब से आपको अब ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एसिलोमेट, देखिए नाम आ गया, एसिलोमेट एनिमल्स, जिनमें गुहा नहीं पाई जाती है, आर दोज वेयर द बॉडी कैविटी इज, अगुहीय जंतु वे होते हैं जहां शरीर की गुहा उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, एब्सेंट अनुपस्थित हो, लाइंड बाई मीजोडर्म, मीजोडर्म से ढकी हुई हो, फिल्ड विथ ब्लड, रक्त से भरी हुई हो। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, ए लगा है मतलब एब्सेंट होगी, तो एसिलोमेट का मतलब इनमें जो कैविटी है, जो गुहा है वो एब्सेंट होगी, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा एब्सेंट या अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो इनमें गुहा नहीं पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनमें गुहा या सीलोम नहीं पाई जाती है उसे एसिलोमेट के नाम से अपन जानते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कोएनोसाइट सेल, कोएनोसाइट सेल जिन्हें हम कॉलर कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ये किस फाइलम का कैरेक्टर है, किस संघ की ये विशेषता है कि इनमें कॉलर कोशिकाएं या कोएनोसाइट सेल पाई जाती हैं? तो इस ये सीलेंट्रेट है। ठीक है, तो देखिए सीलेंट्रेट्स, पोरीफेरा, टीनोफोरा और मोलस्का, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो अंदर की तरफ जो ऑस्टिया होते हैं वहां से पानी अंदर जाता है, ठीक है, तो ऑस्कुलम से पानी बाहर आता है। तो अंदर जो कैविटी है, स्पंज के अंदर की जो कैविटी है वो लाइंड बाई कॉलर सेल, उनके यहां पर कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, द वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पंज इज हेल्पफुल इन, वाटर कैनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये किसके काम आता है? फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट हटाने के लिए, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था जो पोरीफेरा के मेंबर हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, और इसके बीच में
मैं इसको डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ करूं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे ये इसके बीच में ये कैविटी है, तो यहां पर ये ओस्टिया की इस तरीके से ओपनिंग रहती है, इस तरीके से। तो ये इसमें कोएनोसाइट सेल होती हैं। ये स्पंजोसील है, स्पंज के अंदर की गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। यहां से पानी एंटर करता है, यहां से पानी एंटर करता है और ये पानी यहां आएगा तो इसके साथ न्यूट्रिशन भी आएंगे और इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो यहां से फिर इस एक ऊपर जो छिद्र पाया जाता है, बड़ा वाला छिद्र, इससे इसको बाहर कर दिया जाता है। इस छिद्र को अपन किसके नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे इसे ओस्कुलम के नाम से जानते हैं। और ये हैं इसके छोटे छोटे छिद्र, इनको ओस्टिया के नाम से जानते हैं, ओस्टिया और ओस्कुलम। और बीच में जो कैविटी है इसे स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो जल नाल तंत्र है ना, जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम, ये भोजन जमा करने के भी काम आता है, श्वसन के एक्सचेंज में काम आता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के काम आता है, अर्थात ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, मेटाजेनेसिस कौन प्रदर्शित करता है? यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रा, ओवेलिया, ओरेलिया और एडम्सिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओवेलिया। देखिए ओवेलिया में दो स्टेज होती हैं, एक स्टेज को कहते हैं अपन पॉलिप और एक स्टेज को कहते हैं मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप वाली जो स्टेज है वो अलैंगिक होती है और मेड्यूसा वाली स्टेज है वो लैंगिक होती है। पॉलिप इसका स्थानबद्ध होता है, एक स्थान पर पाए जाते हैं, और जो मेड्यूसा होता है वो इसका चलनशील होता है, मतलब चल मोटाइल होता है। ठीक है, तो पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज, इसमें क्या होगा? पॉलिप स्टेज कन्वर्ट होकर मेड्यूसा स्टेज बनाती है और मेड्यूसा स्टेज कन्वर्ट होकर पॉलिप स्टेज बनाती है। इस एक्सचेंज को अपन किसके नाम से जानते हैं? मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो अलैंगिक फेज लैंगिक फेज में और लैंगिक फेज अलैंगिक फेज में ये एक्सचेंज होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को कहते हैं। और ओवेलिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसे अपन मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओवेलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ओवेलिया। आपको याद रखना है ओवेलिया की पॉलिप जो स्टेज है वो फिक्स्ड रहती है, किसी भी स्थान पर वो फिक्स रहती है और वो एसेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। जबकि इसका जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छत्रक रूपी होता है और वो मोटाइल स्टेज होती है और वो लैंगिक लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ओवेलिया। ठीक है, अगला है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड, दंश कोरक का उपयोग किसमें किया जाता है? ठीक है, स्थिरता में, है ना, एनकरेज करता है डिफेंस या रक्षा में, कैप्चर ऑफ प्रे शिकार पकड़ने में, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा में इस तरीके की स्ट्रक्चर, आप इसी से समझ लो यहां। तो इनका काम क्या है? तो देखिए ये जैसे इसको मैं उल्टा बना दूं इस तरीके से, तो ये इसको स्थिर रखने के काम आ जाएगा, स्थिर रख लेगा इसको, है ना, या फिर ये अपनी शिकार को पकड़ लेता है, इनकी सहायता से ये शिकार को भी कैप्चर कर लेता है ना, और ये अपनी सुरक्षा भी कर लेता है अपने शत्रुओं से, तो डिफेंस का काम भी करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन एंड हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। कौन सा संघ विशेष रूप से समुद्री है और जिनमें पश्चिमाभी कंकत पट्टिकाओं की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं? तो देखिए आपने
जब अपन फाइलम की बात करते हैं तो अपन ने पोरीफेरा देखा और सिलेंट्रेटा। उसके बाद अपन ने टीनोफोरा की बात जब अपन करते हैं तो टीनोफोरा का मेंबर है इस तरीके से। तो इस टीनोफोरा के मेंबर में इस तरीके से 8 प्लेट पाई जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यही 8 प्लेट हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है और ये टीनोफोरा का मेंबर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टीनोफोरा। इनमें 8 कंकत पट्टिका पाई जाती हैं, बाहर की तरफ ये रहती हैं। आपने एनसीईआरटी में देखोगे, आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्लैजेला लाइक 2 स्ट्रक्चर है और इसे अपन समुद्री अखरोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, समुद्री अखरोट के नाम से इसको जानते हैं। इसको अपन प्लूरोब्रैंकिया के नाम से जानते हैं। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और अगला, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी ऑफ जैव प्रदीप्ति किसकी एक सुस्पष्ट विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीनोफोरा। इसका भी राइट आंसर होगा टीनोफोरा। टीनोफोरा के जो सदस्य हैं वो जैव प्रदीप्त दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका किसमें परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती हैं? तो फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, चपटे कृमि की विशेषता है, उन्हीं में पाई जाती हैं और ये उत्सर्जन का और परासरण नियंत्रण का काम करती हैं। जैसे हमारे अंदर उत्सर्जन का काम किडनी करती हैं, इसी प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल पाई जाती हैं जो उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। अगला प्रश्न है, ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इज प्रेजेंट इन। एक अच्छी तरह से विकसित पेशीय ग्रसनी किसमें मौजूद होती है? पेशीय ग्रसनी किसमें मौजूद होती है? तो इसका आंसर होगा एस्केरिस, राउंड वर्म। पेशीय ग्रसनी फेरिंग्स एस्केरिस में पाई जाती है, गोल कृमि में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्वेटिक एनेलेट्स लाइक नेरीज प्रोसेस लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल मतलब पार्श्व, अपेंडेजेस पार्श्वपाद, फॉर स्विमिंग कोल्ड। नेरीज जैसे जलीय एनेलिडा में, देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, जलीय एनेलिडा का नाम बताइए, तो नेरीज होगा। और इसमें पार्श्व में जो उपांग लगे रहते हैं उन्हें पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में इसकी चर्चा की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरापोडिया। पैरापोडिया नेरीज में पाए जाते हैं। और नेरीज कैसा है? ये जलीय एनेलिड है, ये जल के अंदर पाया जाता है और इसके शरीर के दोनों तरफ पार्श्व साइड में अपेंडेजेस जो पाए जाते हैं, पार्श्वपाद जो पाए जाते हैं, उनको पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन होगा इसका पैरापोडिया। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न की अपन चर्चा करें तो विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल मेलिया? एनीमेलिया, एनीमेलिया का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा ऑर्थोपोडा। इसमें सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं आर्थोपोडा में, ये लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, ये सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, और ये है फर्स्ट लार्जेस्ट। याद रखना, फर्स्ट कौन सा है? आर्थोपोडा। सेकंड कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। और अगला प्रश्न है, एक्सक्रेशन इन आर्थ्रोपोड्स टेक प्लेस थ्रू। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा, मेलपीगी नलिका के द्वारा, फ्लेम सेल्स के द्वारा और प्रोविस ग्लैंड के द्वारा। देखिए ये प्रोविस ग्लैंड इसका आंसर नहीं होगा, फ्लेम सेल आंसर नहीं होगा और नेफ्रीडिया आंसर नहीं होगा, एनेलिडा का है। और मेलपीगियन ट्यूब इसका राइट आंसर होगा। मेलपीगी नलिका आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेलपीगी नलिका, ये इसका राइट आंसर होगा। नेफ्रीडिया केंचुए में पढ़ेंगे अपन, ज्वाला कोशिका अपन ने प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ लिया है। और ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है ना, प्रोवोसिस ग्लैंड, ये हेमिकोडेटा का कैरेक्टर है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा?
मेलपीगी नलिका। अगला प्रश्न है, द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मोलस्क इज कॉल्ड। मोलस्का में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग क्या कहलाता है? तो इसे मेंटल कहते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं, मेंटल तो इसकी आउटर कवरिंग है इसकी, ये तो आंसर नहीं होगा। रेड्यूला, यही इसका आंसर है, रेड्यूला। विसरल हम्प, अंतरंग कुकद, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर है रेड्यूला। रेड्यूला भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को तो पीसने का काम करता है, और ये रेती के समान दिखने वाला ऑर्गन्स है, इसे रेड्यूला के नाम से जानते हैं। ये मोलस्का की विशेषता है, ये मोलस्का की विशेषता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ। इकाइनोडर्मेटा की सबसे विशिष्ट विशेषता किसकी उपस्थिति है? देखिए, इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि अपन स्टारफिश को पढ़ते हैं, तारा मछली। तो स्टारफिश, इनमें विशेषता पूछी जा रही है, तो इनमें क्या कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो कैनाल सिस्टम पोरीफेरा की विशेषता है, ये पोरीफेरा की विशेषता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जॉइंटेड अपेंडेजिस, संधि युक्त उपांग आर्थ्रोपोडा की विशेषता है, संधि युक्त उपांग। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टर है, इसीलिए आपको याद रखना है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, ये भी नहीं होगा, ये ज्यादातर कॉर्डेट जब अपन पढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जल संवहन तंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। और अगला प्रश्न है, इन इकाइनोडर्म्स एडल्ट आर सिमेट्रिकल वट लार्वा आर सिमेट्रिकल। इकाइनोडर्मेटा में वयस्क में कौन सी सममिति होगी और लार्वा में कौन सी सममिति होगी? तो वयस्क होता है अरीय सममित और लार्वा होता है द्विपार्श्व सममित। ये स्टेटमेंट अब सही हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इधर मिला ना, रेडियल मतलब अरीय सममित और बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्व, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने आर्थ्रोपोडा के मेंबर तक की चर्चा कर ली है, मतलब नॉन कोऑर्डिनेट्स के ज्यादा मेन जो क्वेश्चन है उनको कवर अप किया है, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए सांदीपनी क्लासेस के साथ और देखते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे आपके फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंचते चलें। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।